Good morning, dear students. Today we will be doing the chapter winding up of the company. Beta, this is the last chapter in your book. Or in very simple words, if I tell you what do we mean by winding up, it means putting an end to the life of a company. तो this is a legal process जिसके कारण जो company है वो dissolve होती है. As you know, company एक artificial person है created by law और इसीलिए ये जो dissolve भी होगी वो भी law ही होगी. तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि आपको अपने कंपनी के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना है, आपको कंपनी के डेट्स को पे करना है आउट ऑफ द एसेट्स या फिर मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के थ्रू एंड देन टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस अगर कुछ रह जाता है अमंग द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू द होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी. सो इफ़ यू टॉक अबाउट meaning, this is very much clear to you that what is the meaning of your winding up of company. and generally अगर हम बात करें कंपनी जो है वो डिज़ोल्व होती है जब उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रिंजेस आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं. बट फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जैसे कि कंपनी को ये लग सकता है कि फ्यूचर में उन्हें हैवी लॉसेस हो सकते हैं या उनकी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है गवर्नमेंट. तो एक जो कंपनी है वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होती इवन इफ़ इट इज़ नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ द डेट्स. तो जो कंपनी है वो डिज़ोल्व तभी होगी जब कंपनी के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है. उसके अलावा बहुत सारे और रीजंस भी हैं जैसे कि हैवी लॉसेस की पॉसिबिलिटी या गवर्नमेंट ही आपकी कंपनी को क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी. नाउ शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज कि कंपनी को हम वाइंड अप कैसे कर सकते हैं. तो there are various ways for the winding up of company. Under section 297 there are three different kinds of winding up of company. One is compulsory winding up, second is voluntary winding up, third is winding up under the supervision of the court. तो बेटा आपके जो सिलेबस में है उसमें सिर्फ कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और दूसरा क्या है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप. Now first we switch over to the compulsory winding up under National Company Law Tribunal. तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अंडर भी अगर हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं दैन इट इज़ नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. आई रिपीट, इफ़ द कंपनी इज़ वाइंडेड अप अंडर द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देन इट इज़ नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. तो इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 271 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गिवन है, जिसमें सबसे पहला है स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी. तो इसमें यह है कि अगर एक कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू वाइंड अप हुई है बाय NCLT तो जो पावर्स होंगी NCLT की वो डिस्क्रिशनरी होंगी और वो वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं होंगी वेयर वाइंडिंग अप वुड बी अपोज टू द पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनीज इंटरेस्ट. सेकेंड इज वेयर कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट. तो सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि अगर उसे ये लगे कि ये जो कंपनी है इट इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट तो उस केस में वो उस कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं. थर्ड इज़ वाइंडिंग अप ऑफ सिक कंपनीज. अगर 50% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर डिमांड करें, मोर देन 50% अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स डिमांड करें तो और वो अप्लाई करे ट्रिब्यूनल को, तो रेलिवेंट एविडेंस के बाद जो ट्रिब्यूनल है वो एक ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट इज़ वाइंडिंग अप ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार. If an application is made by the registrar of companies or any other person who is authorized by central government, तो उस केस में भी जो ट्रिब्यूनल है वो भी ये ओपिनियन दे कि जो कंपनी के अफेयर्स चल रहे हैं ये फ्रॉडलेंट वे से चल रहे हैं और इस कंपनी को फ्रॉड या अनलॉफुल पर्पस करने के लिए फॉर्म किया गया है या जो मैनेजमेंट है उसका जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं दे हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड या मिसकंडक्ट, तो उस केस में भी कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनीज फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट करा है रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने के लिए या एनुअल रिटर्न को फॉर कंसेक्यूटिव 5 years तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी.
नेक्स्ट इज़ नॉट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम और सस्पेंड बिजनेस। अगर एक कंपनी ने जो अपना बिजनेस है विद इन अ ईयर स्टार्ट नहीं करा फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, और या अपने बिजनेस को सस्पेंड कर दिया फॉर होल ईयर, तो फिर इस केस में भी NCLT उन्हें ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। नेक्स्ट इज़ इनएबिलिटी टू पे डेट्स। अगर एक कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही तो NCLT उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं उस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। तो जो सेक्शन 271 के अंडर है, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू पे डेट्स इन द फॉलोइंग केसेस। If a creditor to whom the company is indebted for sum exceeding 1 lakh has served on the company at his register office a demand for payment and company has for 3 weeks thereafter neglected to pay or satisfy him, इसमें कि अगर एक ऐसा क्रेडिटर है जिसको कंपनी को 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट देना है और उसने अपने पेमेंट की डिमांड कर ली, पर कंपनी ने डिमांड फॉरवर्ड करने के 3 हफ्ते तक ना तो पेमेंट करी ना ही उसको सेटिस्फाई करा, तो इस केस में हम ये लेके चलेंगे कि द डेट जो है ही इज़ इनएबल टू पे द डेट्स। इफ़ एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसेस इशूड ऑन डिक्री और ऑर्डर ऑफ NCLT इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ऑफ कंपनी इज़ रिटर्न्ड अनसेटिस्फाइड, या फिर इफ़ इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ NCLT जो ये कंपनी है द कंपनी इज़ अनएबल टू पे इट्स डेट्स, तो इस केस में जो NCLT है वो अकाउंट में लेगी कंटीजेंट और प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ को, और जो कमर्शियल इंसॉल्वेंसी है कंपनी की वो जो है वो प्रूव होगी बाय द एप्लीकेंट, और उसके लिए NCLT को क्या होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल। अगर NCLT का ये ओपिनियन है कि इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। और जस्ट और इक्विटेबल सिचुएशंस क्या होंगी, जैसे कि एक कंपनी अपना बिजनेस चला रही है लॉस में और कोई होप ही नहीं है कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट है कोई इलीगल बिजनेस को कैरी करना, या फिर कंपनी की सारी कैपिटल क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, या फिर देयर इज़ अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। और 5th पॉइंट है, अगर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है टुवर्ड्स द माइनॉरिटी क्लास, और या फिर कंपनी एक मेयर बबल है, दिखावा है, एंड इट इज़ नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस, और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सारे केसेस हैं जिसके केस में कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप कर दिया जाएगा अंडर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट है पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। अब इस केस में क्या है कि जो NCLT है वो अपने आप कभी भी किसी कंपनी को वाइंड अप नहीं करता। NCLT तभी वाइंड अप करता है अगर उसको कोई एप्लीकेशन आए पिटीशन के थ्रू, और पिटीशन कौन फॉरवर्ड कर सकता है, कंपनी कर सकती है, क्रेडिटर्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं, सब लोग इकट्ठे मिलके कर सकते हैं टुगेदर या सेपरेटली, रजिस्ट्रार कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब नेक्स्ट है कि जब एक NCLT के पास पिटीशन आ गई, तो उस केस में अगर NCLT के पास पिटीशन आ गई तो NCLT की क्या पावर्स रहेंगी। तो इसमें क्या है कि अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी के पास एक हियरिंग आती है वाइंडिंग अप पिटीशन की, तो NCLT क्या कर सकता है, उसे डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉज, और हियरिंग को कंडीशनली या अनकंडीशनली एडजर्न कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, या कोई एक ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे ठीक लगे, या फिर वो एक कंपनी के वाइंड अप का भी ऑर्डर दे सकता है विद और विदाउट कॉस्ट। तो कोई भी ऑर्डर जो भी NCLT पास करेगी वो विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द डे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन होगा। और अगर ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर कर दे कि एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए उसे कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं इस ऑर्डर के पास होने से पहले। अब नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द ऑर्डर। तो बेटा एक बार अगर NCLT ने एक ऑर्डर कर दिया कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो उस केस में जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सबसे पहला है अगर NCLT ने एक ऑर्डर किया फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो उसको 7 दिन के पीरियड के बीच में ही फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर इंटीमेशन देना पड़ेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को और कंपनी के रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। और
उन्होंने जब वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया तो ये पिटिशनर की ड्यूटी होगी और कंपनी की भी होगी कि वो रजिस्ट्रार के पास 30 डेज़ के अंदर इस ऑर्डर की एक सर्टिफाइड कॉपी को क्या करेंगे, फाइल करेंगे। थर्ड है, जो ऑर्डर है फॉर वाइंडिंग अप शैल बी डीम्ड टू बी द नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, एक्सेप्ट उस केस में जब बिजनेस ऑफ कंपनी क्या है, कॉन्टीन्यूटी में चलेगा। नेक्स्ट इज सूट स्टेट, व्हेन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज़ बीन मेड, तो कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती अगेंस्ट अ कंपनी एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द NCLT। तो इसी तरह अगर कोई पेंडिंग सूट्स हैं तो वो भी प्रोसीड किए जाएंगे विद एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द NCLT, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ NCLT। तो NCLT के पास जो पावर्स हैं वो ये हैं कि वो किसी भी प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है विच आर अगेंस्ट द कंपनी, कोई क्लेम विच इज़ मेड और अगेंस्ट द कंपनी, any application which is made under section 230 या any question of priorities or any other question whether the law or fact which may relate to or arise in cause of the winding up of the company. Next is submission of audited books and accounts, section 274 subsection 1 के अंदर 30 days of the date of making the winding up of order या provisional liquidator के appointment की वजह से करने पे आपको एक कंपनी की एक स्टेटमेंट तैयार करनी होगी जिसमें कंपनी के अफेयर्स होंगे और उसको सबमिट करना पड़ेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को। तो ये जो स्टेटमेंट है इट हैज़ टू बी सबमिटेड वेरीफाइड बाय डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई और चीफ ऑफिसर है और या कोई ऐसा पर्सन, अदर पर्सन एज ऑफिशियल लिक्विडेटर, और इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा एक एफिडेविट के थ्रू। और अगर कोई डायरेक्टर या ऑफिसर फेल करता है अपनी ड्यूटी से इस स्टेटमेंट अफेयर को सबमिट करने के लिए कंपनी की विद इन द 30 डेज़, तो डायरेक्टर या जो ऑफिसर्स हैं इस कंपनी के वो पनिशमेबल होंगे विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ऑर्डर। एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी विल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, all the contributors of company as it has been made on their joint petition. Next, official liquidator to the liquidator on the winding up of order जो कि दिया गया है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो ऑटोमेटिकली कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेटर बन जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसीजर फॉर ऑफ वाइंडिंग अप बाय द NCLT। तो अगर कंपनी को वाइंड अप करना है NCLT ने तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेक्शन 275 के अंदर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्या करे, अपॉइंट करे। तो बेटा नेक्स्ट आता है कंपनी के लिक्विडेटर की क्या ड्यूटीज़ हैं। प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग वाइंडिंग अप उसको कंडक्ट करना, कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में लेना, कॉल्स करना, कंपनी के डेट्स को पे करना, प्रॉपर बुक्स को मेंटेन करना, अकाउंट्स को सबमिट करना, कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन को अपॉइंट करना, पेंडिंग लिक्विडेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, या जो सरप्लस अमाउंट बच जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और उसके बाद बैलेंस उसको सबमिट करना। नाउ नेक्स्ट वी स्विच ऑन टू द पावर और राइट्स ऑफ लिक्विडेटर। तो जिस तरह से लिक्विडेटर की ड्यूटीज़ हैं उसी तरह से उसकी कुछ पावर्स भी हैं। उसकी पावर्स क्या हैं कि वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो क्रिमिनल है, कंपनी के नाम पे या कंपनी के बिहाफ पे उन्हें डिफेंड करना या इंस्टीट्यूट करना, कंपनी के बिजनेस को कैरी ऑन करना सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना, उसके बाद कंपनी की सारी अंडरटेकिंग को सेल करना एज गोइंग कंसर्न, और कंपनी के एसेट्स के लिए जो सिक्योरिटीज़ दी गई हैं उनको रेज़ करना फंड्स को, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना विच आर नेसेसरी फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसी एक्ट्स करना या डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, रिटर्न्स को फाइल करना टू द रजिस्ट्रार विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फ़ी, और डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट को क्या करना, उसको इंडोर्स करना, एक्सेप्ट करना ऑन द बिहाफ ऑफ द
कंपनी। तो इसी तरह एजेंट को अपॉइंट करना टू डू एनी बिजनेस। तो ये हैं सारी की सारी पावर्स और राइट्स ऑफ लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 290। नाउ नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ उसकी क्या होंगी, एक कंपनी का जो लिक्विडेटर है ही इज़ लाइबल फॉर द निग्लिजेंस। निग्लिजेंस कब होगी, अगर वो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे विदाउट मेकिंग ड्यू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज़, या फिर ही अप्लाइज द कंपनी एसेट्स इन पेइंग अ डाउटफुल क्लेम विदाउट टेकिंग प्रॉपर लीगल एडवाइस और डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, या फिर देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ any of his duties, in such case he is liable in damages to a creditor। तो बेटा एक चीज़ याद करके रखें कि जो लिक्विडेटर है वो कंपनी के फंड्स का ट्रस्टी होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी होता है, बट ये जो लिक्विडेटर है वो एक्चुअली ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी इन द फुल सेंस। ही इज़ अ ट्रस्टी फॉर द प्रॉपर्टी इन द एसेट्स ही इज़ वेस्टेड विद, और वो भी तब जब वो कंपनी के नाम पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी फॉर एनी क्रेडिटर और द कॉन्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट है NCLT की जनरल पावर्स आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द ऑर्डर। तो जनरल पावर्स क्या है NCLT की, कि राइट टू स्टे वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट को सेटल करना। NCLT कोई भी ऑर्डर दे सकता है किसी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी को टू पे मनी ड्यू बाय हिम। फिर NCLT के पास ये पावर है कि वो कॉल्स कर सकता है, मेक कॉल्स कर सकता है, और एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी। द NCLT शैल एडजस्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी अमंग देमसेल्व्स। NCLT अगर चाहे आफ्टर मेकिंग वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर वो डायरेक्ट डिलीवरी कर सकता है टू द लिक्विडेटर ऑफ एनी मनी, प्रॉपर्टी और बुक्स। फिर NCLT एक टाइम फिक्स कर सकता है जिसके अंदर क्रेडिटर्स को अपने डेट्स को प्रूव करना है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ क्रेडिटर्स। और अगर कंपनी के पास एसेट्स की डेफिशिएंसी है तो वो लाइबिलिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए NCLT उन पेमेंट्स को प्रायोरिटी भी दे सकता है आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इज पावर टू समन पर्सन्स। NCLT अगर चाहे किसी भी समय आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर वो किसी को भी समन कर सकता है बिफोर इट एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और पर्सन्स नोन और सस्पेक्टेड टू हैव इन हिज पोजेशन एनी प्रॉपर्टी और बुक्स और पेपर्स ऑफ द कंपनी। दिस मीन कि जो NCLT है वो किसी भी समय अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, उन्होंने वाइंडिंग अप ऑर्डर भी दे चुके हैं, तो वो किसी भी ऑफिसर को कॉल कर सकता है कंपनी के, और किसी भी पर्सन को अगर उसको ये लगे कि इस पर्सन के पास कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई बुक्स है या कोई पेपर्स है, तो उसका मतलब वो किसी भी पर्सन को कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है NCLT। नेक्स्ट है पावर टू ऑर्डर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर। देखो, इफ़ इट इन द ओपिनियन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर उसे ये लगे कि एक जो फ्रॉड किया गया है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए किया गया है इन द प्रमोशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, या किसी कंपनी के ऑफिसर ने किया है इन रिलेशन टू द कंपनी सिंस द फॉर्मेशन, तो वो एक NCLT को रिपोर्ट बना के दे सकता है। तो इस केस में जो NCLT है वो किसी भी पर्सन को, किसी को ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि वो पब्लिकली एग्जामिन करे रिगार्डिंग द प्रमोशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज पावर टू अरेस्ट एब्सकॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगर किसी समय कंपनी के वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले या बाद में NCLT को ये लगे कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरी है उसने वो इंडिया छोड़ के चला गया है, या उसने कोई प्रॉपर्टी को कंसील कर दिया है, छुपा दिया है, या वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा या कोई एग्जामिनेशन को अवॉइड कर रहा है, तो इस केस में वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जो NCLT है वो एक मीटिंग को कॉल कर सकता है क्रेडिटर्स की या कॉन्ट्रीब्यूटरीज की फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टनिंग देयर विशेस। नेक्स्ट है पावर टू ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब हमें ये लगा कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और फंड्स के लिए लिक्विडेटर कैन नॉट प्रोसीड विद द वाइंडिंग अप, और इफ़ इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल टू डू सो, तो NCLT एक ऑर्डर पास कर सकता है कि इस कंपनी को डिज़ोल्व कर दिया जाए, और उस दिन से ये डिज़ोल्व हो जाएगी जब NCLT क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा। लास्ट इज़ पावर टू डिक्लेयर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी वॉइड। जहाँ पर एक कंपनी को ये लगता है कि कंपनी डिज़ोल्व है, कंपनी हैज़ बीन डिज़ोल्व, तो एक NCLT 2 साल के अंदर विद इन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन
ऑन एन एप्लीकेशन बाय द लिक्विडेटर, और कोई और पर्सन जो कि NCLT जो कि इंटरेस्टेड है वो ऑर्डर प्लेस कर दे डिक्लेयरिंग द डिसोल्यूशन टू हैव बीन वॉइड, इस ऑर्डर पर such proceeding may be taken as might have been taken if the company has not been dissolved। तो इस केस में प्रोसीडिंग्स को इस तरह से लिया जाएगा जैसे कि कंपनी डिज़ोल्व हुई ही नहीं। तो 30 डेज़ के इस ऑर्डर के जो NCLT है, तो जो पर्सन जिस पे ये एप्लीकेशन या ऑर्डर दिया गया है वो एक ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएगा और वहाँ पर वो उस कॉपी को रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो अगर ये पर्सन इस कॉपी को फाइल करने में फेल हो जाता है तो उसको पनिशमेंट होगी विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट lecture. I hope it is clear with you. Thank you and have a nice day.